खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून के आईआरडीटी ऑडिटोरियम में बीजेपी महानगर द्वारा विचार यात्रा गोष्ठी का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित बीजेपी के कई सांसद और विधायक रहे मौजूद। फर्जी बीएमएस डॉक्टर मामले में पुलिस ने कोर्ट में पेश की चार्जशीट। 500 पन्नों की चार्जशीट में सभी 19 आरोपियों पर अलग अलग चार्ज और भी कई फर्जी डिग्री वाले डॉक्टर्स रडार पर। राजधानी देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों का भी सभी कार्य लगभग अंतिम चरण में। जिलाधिकारी ने दिलाया आश्वासन, जल्द बनकर तैयार होगी स्मार्ट सिटी, लोग उठा पाएंगे लाभ। कुमाऊं की सबसे बड़ी जेल हल्द्वानी में 44 कैदी मिले एचआईवी पॉजिटिव। एक महिला कैदी भी है पॉजिटिव। अधिकतर कैदी ड्रग एडिक्ट। एचआईवी मरीजों के लिए बनाया गया एआरटी सेंटर। कोटद्वार में आवासीय इलाकों में शराब की दुकान खोलने का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। विधायक को ज्ञापन सौंपकर ठेके को अन्य जगह खोलने की मांग। अब खबरें विस्तार से। राजधानी देहरादून के आईआरडीटी ऑडिटोरियम में बीजेपी महानगर द्वारा विचार यात्रा गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित बीजेपी के कई सांसद और विधायक मौजूद रहे। इसके साथ ही इस अवसर पर पार्टी से जुड़े हुए वरिष्ठ सदस्य भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित किया। इस अवसर पर सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज हम जहां खड़े हैं वो इन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है। आज इन्हीं की मेहनत की बदौलत भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हुई है। अभी तक की जो यात्रा है, उस यात्रा में ऐसे अनगिनत कार्यकर्ताओं ने अपने को तिल तिल जलाकर पार्टी को शिखर पर पहुंचाने का काम किया। आज पार्टी केवल भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में काम कर रही है। और जो हमारे जनसंघ से लेकर अब तक इन कार्यकर्ताओं ने, इन वरिष्ठ महानुभावों ने अपने आप को लगाने का काम किया, अपने को फंसाने का काम किया, और जो इनके स्वप्न थे कि देश के अंदर कश्मीर से धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनना चाहिए, ऐसे अनेकों कार्य आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहे हैं। वन आरक्षी भर्ती परीक्षा से पहले नकल के रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 3 अभ्यर्थियों के नाम भी सामने आया। आज 624 केंद्रों पर वन आरक्षी भर्ती परीक्षा होगी। आरोपियों की पेपर लीक कर ब्लूटूथ से नकल कराने की योजना थी। नारसन बॉर्डर से कोचिंग सेंटर के संचालक मुकेश सैनी और रचित पुंडीर को गिरफ्तार किया गया। मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकेश सैनी और रचित पुंडीर 2020 में भी वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में नकल करा चुके हैं। 15 अभ्यर्थियों से 4-4 लाख में सौदा हुआ था। कुछ अभ्यर्थियों ने 50,000 से लेकर 1 लाख तक का एडवांस दिया था। रचित को परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर मुकेश सैनी को भेजनी थी। प्रश्न पत्र को हल करने के बाद ब्लूटूथ डिवाइस से अभ्यर्थी को नकल कराई जानी थी। मुकेश ने छोटी ब्लूटूथ डिवाइस 15 अभ्यर्थियों को मुहैया कराई थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत। एसएन पंत, वन आरक्षी भर्ती परीक्षा से पहले ही नकल के रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ कहना है इसको लेकर? बिल्कुल, मैं कहूँगा उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर प्रचार काम कर रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड में युवा चयन आयोग के जरिए जो भर्ती परीक्षाएं कराई जाती थी उसमें जिस प्रकार की धांधली सामने आती थी उस पर उचित कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने तकरीबन 66 गिरफ्तारियां की थी। इसके बाद जब एक के बाद एक एग्जाम लीक होने लगे, पेपर लीक होने लगे, उसके बाद राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन भी किया, एसटीएफ को जांच भी, और पूर्ण तरीके से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता रहे, किसी को कोई परेशानी ना हो और ईमानदारी के साथ अपना एग्जाम दे सके, उसके लिए बकायदा पुलिस ने अपने मुखबिर को, अपने इंटेलिजेंस को मजबूत किया और उसमें खुफिया तंत्र को मजबूत करने के साथ ही जो इंफॉर्मेशन राज्य सरकार की नोडल एजेंसी को मिली, उसी का ही कारण है कि आज वन आरक्षी परीक्षा आज आयोजित हो रही है और उससे पहले ही 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 लोगों की गिरफ्तारी के साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जिनकी गिरफ्तारियां हुई है उन्होंने पूरा एक नेटवर्क स्थापित किया था किस प्रकार से लोगों तक रकम लेनी है उन आवेदकों से जो फर्जीवाड़ा को अंजाम देते हैं और साथ ही साथ उनको कैसे प्रश्न पत्र लीक कराने हैं, उसके एक ब्लूटूथ
ब्लूटूथ डिवाइस की भी उन्होंने व्यवस्था की। एक व्यक्ति एग्जाम सेंटर पर पहुंचेगा, वहां से फोटो खींचेगा और दूसरा व्यक्ति नारसन बॉर्डर पर रहेगा, वो वहां से उसके जरिए यानी ब्लूटूथ के जरिए तमाम प्रश्न पत्रों के आंसरों को ब्लूटूथ के माध्यम से उक्त कैंडिडेट को देगा और उसके एवज में 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का एडवांस भी लिया गया था और तकरीबन 15 लाख रुपए में ये पूरे एग्जाम को कंडक्ट कराने की, प्रश्न पत्र को लीक कराने की बात की गई थी। तो कुल मिलाकर के एक रैकेट है, एक नेक्सस है, जिसको धामी सरकार अब लगातार तोड़ने जा रही है और एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। जी एसएन पंत, जैसा कि आपने बताया कि इस रैकेट के अभी सिर्फ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ संभावना है इस रैकेट में अभी और कितने लोगों के होने की बात सामने आ सकती है और आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है इसको लेकर? गिरफ्तारियां हुई है वो कोचिंग सेंटर के संचालक है। कोचिंग सेंटर के संचालक की गिरफ्तारियां इस तरीके के मामलों में हो रही है। उसके मद्देनजर अब बड़ी कार्रवाई इस बात से लेकर भी की जाएगी कि किस प्रकार से जो लोगों के तार इसमें और जुड़े होंगे उन पर पुलिस अब नकेल कसेगी, उनको पकड़ा जाएगा और उनके तार कहाँ जुड़े होंगे, क्या अगली जो भर्ती परीक्षाएं होने वाली है उसके लिए भी पहले से एडवांस लिया गया है या फिर आगे किसी तरीके से भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देने के लिए कौन सरकारी मुलाजिम इनके साथ मिला हुआ है, इसकी पूरी तहकीकात हो रही है और तहकीकात होने के बाद उचित कार्रवाई अब होगी। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एसएन पंत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पर्यटक नगरी मसूरी में लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए जो मसूरी के समीप टनल बनाई जानी है, उस टनल के शिलान्यास और डीपीआर को लेकर मसूरी के विधायक और सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और टनल की डीपीआर और मसूरी बाईपास सड़क को चौड़ीकरण करने की मांग की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पूर्व में जो मसूरी टनल की डीपीआर बनाई गई थी उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, इसलिए पुनः डीपीआर बनाने का काम शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही मसूरी के बाईपास मार्ग चौड़ीकरण करके 1.5 लेन का बनाने की मांग की गई है, जिससे पर्यटकों को सुविधा मिल सके। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री की तरफ से टनल के डीपीआर जून माह तक पूर्ण करने का भरोसा दिया गया है, जिसमें उसके बाद टनल का शिलान्यास किया जाएगा। देखिए, मैं जब दिल्ली के प्रवास के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मिला, नितिन गडकरी से मैंने अनुरोध किया है कि मसूरी का एक बहुत बड़ी समस्या जो बॉटलनेक है लाइब्रेरी, उसके निदान के लिए हमारी एक टनल सैंक्शन हुई थी और क्योंकि उसका डीपीआर बार बार चेंज हो रहा है कि लोगों की आपत्ति थी इसको कहीं और डाइवर्ट किया जाए। मार्च में उसका शिलान्यास होना था, लेकिन डीपीआर फिर चेंज होने के कारण उसमें देरी हो रही है। तो मैंने आपसे अनुरोध किया तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि किसी भी कंडीशन में हम जून तक इसका डीपीआर फिर दोबारा करके इसका शिलान्यास करेंगे। देहरादून पुलिस ने फर्जी बीएमएस डॉक्टर्स मामले की चार्जशीट कोर्ट को भेज दी है। जल्द मामले में ट्रायल शुरू होगा। पूरे मामले में पुलिस ने 19 आरोपियों की चार्जशीट को भेजा है कोर्ट, जिसमें 14 फर्जी डॉक्टर, 3 भारतीय चिकित्सा परिषद के कर्मचारी और 2 मुख्य आरोपी इमलाक खान और उसके भाई भी शामिल हैं। करीब 500 पेजों की चार्जशीट में सभी आरोपियों पर अलग अलग चार्ज बनाकर पुलिस ने कोर्ट में भेजी है। दरअसल लंबे समय से देहरादून में कई बीएमएस डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे थे, जिन्होंने फर्जी डॉक्टर की डिग्री मुजफ्फरनगर के इमलाक से तैयार की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने 20 आरोपियों को अभी तक अरेस्ट किया है, जिनमें से 19 आरोपियों के आरोप पत्र कोर्ट में पुलिस ने भेजे हैं। वहीं मामले में एसपी क्राइम सर्वेश पवार का कहना है कि अभी अन्य और फर्जी डिग्री वाले डॉक्टर्स उनके रडार पर हैं, जिन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। हमने समय से पहले ही इनके खिलाफ जो है चार्जशीट फाइल कर दी है और इनके अलावा लगभग 13 डॉक्टर जो जिन्हें हमने अरेस्ट करके जेल भेजा था उनके खिलाफ भी चार्जशीट जो है वो फाइल कर दी गई है और जिसमें 3 जो परिषद के जो कर्मचारी थे जो इसमें वो भी मुख्य आरोपी हैं, उनके खिलाफ भी जो है संबंधित धाराओं में पुलिस ने अपनी चार्जशीट जो है वो फाइल कर दी है। क्या सर, जो अभी बचे हुए डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, तो वो भी अभी उनकी गिरफ्तारी होना भी अभी। खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हिमांशु बरमूला। हिमांशु, फर्जी डॉक्टर को लेकर जो कार्रवाई देखी गई है उसमें पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की है, क्या कुछ कहना है इसको लेकर? निश्चित रूप से सुनिधि, आपको बताना चाहता हूँ कि जो बीएमएस डिग्री मामले में देहरादून पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस को उम्मीद है कि अब जल्दी इस मामले का जो ट्रायल है वो शुरू हो जाएगा।
क्योंकि बीएमएस फर्जी डिग्री मामले में पुलिस ने 19 आरोपियों की चार्जशीट को कोर्ट भेजा है, जिसमें 14 फर्जी डॉक्टर और 3 भारतीय चिकित्सा परिषद के कर्मचारी और 2 मुख्य आरोपी हैं। तकरीबन पुलिस ने 500 पेजों की चार्जशीट में सभी आरोपियों पर अलग अलग आरोप लगाए हैं, क्योंकि ये 2023 को उत्तराखंड एसटीएफ ने ये बीएमएस की फर्जी डिग्री बनाने वाले गिरोह थ्रेड का खुलासा किया था। और इस मामले में पुलिस ने यूपी के जो मुजफ्फरनगर जिले में स्थित एक इंस्टीट्यूट है उसके चेयरमैन के अलावा 2 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया था। और ये दोनों आपस में भाई है और एक कॉलेज के संचालक है, और कॉलेज की आड़ में ये लोग बीएमएस और अन्य जो कोर्स हैं उनकी जाली डिग्रियां देखते थे। उसके बाद पुलिस ने जो कॉलेज के चेयरमैन है उसको गिरफ्तार किया। उसके पास से बड़ी मात्रा में जाली डिग्रियां और अन्य दस्तावेज मिले और मामले को जो गंभीरता से देहरादून के एसएसपी ने एक एसआईटी टीम का गठन किया और सभी आरोपियों के खिलाफ देहरादून के जो नेहरू कॉलोनी थाना है वहां पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया। और अभी तक इस मामले में कुल 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 20 में से 19 के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। और जो 2 भाई हैं उनको मिलाकर प्रदेश के जो कुल 36 फर्जी डॉक्टरों को कर्नाटक के एक विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्रियां और तकरीबन 8 से 10 लाख में इन्होंने बेची थी। और मामले में इस पूरे मामले में जो एसपी क्राइम सर्वेश पवार उनका कहने के सहित फर्जी डिग्री वाले जो डॉक्टर है अभी भी उनकी रडार पर है, जिन पर जल्द कार्रवाई की जा सकती है। जी सुनिए। चलिए, आप हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे बंदरी जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हल्द्वानी जेल में 44 कैदी एचआईवी संक्रमित मिले हैं, जिनमें एक महिला कैदी भी एचआईवी पॉजिटिव मिली। इससे जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इन सभी कैदियों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जेल में एचआईवी संक्रमित कैदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चिकित्सकों की माने तो एचआईवी संक्रमित मिले अधिकतर कैदी ड्रग एडिक्ट हैं। आपको बता दें कि वर्तमान समय में 16 से 29 पुरुष जबकि 70 महिला कैदी हैं। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में कैदियों के एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने के बाद जेल प्रशासन भी अब कैदियों की रूटीन जांच करा रहा है, जिससे समय रहते एचआईवी संक्रमित कैदियों का इलाज हो सके। सुशीला तिवारी अस्पताल के डॉक्टर परमजीत सिंह ने बताया कि एचआईवी मरीजों के लिए एआरटी सेंटर बनाया गया है, जहां संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाता है। बताया कि उनकी टीम द्वारा लगातार जेल में कैदियों की जांच की जाती है और जो भी कैदी एचआईवी पॉजिटिव पाया जाता है उसको निःशुल्क इलाज और दवाइयां दी जाती हैं। बहरहाल जेल अधीक्षक प्रमोद कुमार पांडे ने इस मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया। जेल में एक्चुअली में हमारे एआरटी सेंटर से जो टीम है वो महीने में 2 बार वहाँ पे जाती है। हमारे काउंसलर जाते हैं, लैब टेक्नीशियन जाते हैं, जो वहाँ पे कैदियों को स्क्रीनिंग करते हैं। जो पॉजिटिव आते हैं उनको वहीं पे समुचित इलाज और काउंसलिंग की जाती है उनकी। तो हमारा एक रूटीन प्रोसेस है। वहाँ जो जिस मरीज को भर्ती होने की जरूरत है उसको वहाँ के जो फार्मासिस्ट और डॉक्टर है वो रेफर करते हैं, उनको एडमिट किया जाके एडमिट करके उनका इलाज किया जाता है। रूटीनली वहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है, ट्रीटमेंट उनका वहीं पे स्टार्ट कर दिया जाता है। जेल के अंदर ही टीम यहाँ से जाती है हमारे पास एआरटी सेंटर से। ये हो सकता है कि वो पहले से पॉजिटिव रहे हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी फैल सकता है, कोई सिरिंज के थ्रू भी फैल सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू फैलता है। अब ये कैदी कब से एडमिट है क्या है ये तो अब जेल अथॉरिटी से ही पता चलेगा। उपजिला चिकित्सालय लोहाघाट में 28 दिन बाद फिर से अल्ट्रासाउंड सेवा शुरू हो गई है। शनिवार को 20 गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड किए गए। 28 दिन पहले अल्ट्रासाउंड मशीन के प्रॉब में आई खराबी के कारण लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय की रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनाली मल्होत्रा ने अल्ट्रासाउंड करने से मना कर दिया था। तब से लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय की अल्ट्रासाउंड सेवा ठप पड़ी हुई थी, जिस कारण दूरदराज क्षेत्रों से आने वाली गर्भवती महिलाओं और मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जुनेद कमर ने बताया कि टेक्नीशियन की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व में प्रॉब का ऑर्डर दिया गया था। शनिवार सुबह अल्ट्रासाउंड मशीन का प्रॉब लोहाघाट पहुंचा, जिसे रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनाली मल्होत्रा ने प्रॉब का मशीन में सेट कर कार्य शुरू किया। डॉक्टर सोनाली ने बताया कि अब लगातार वह अल्ट्रासाउंड करेंगी। आज उनके द्वारा 28 गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड किए गए। मशीन ठीक से काम कर रही है।
अल्ट्रासाउंड का कोड पहुंच गया था लगभग 7:30 बजे के टाइम। उसको हमने लगवा भी दिया है अपने रेडियोलॉजिस्ट से और चेक भी कर लिया है। मशीन फंक्शनल है, अच्छे से काम कर रही है, अल्ट्रासाउंड प्रॉपर। काफ़ी टाइम से हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन ख़राब चल रही थी, तो जिसके बाद चंपावत की डीएच से दूसरी मशीन मंगाई थी। उसका प्रोब ख़राब था, जिसकी वजह से उसमें इमेज साफ नहीं आ रही थी, तो अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे थे यहाँ पे। लेकिन वो चीज़ टेक्नीशियन की रिपोर्ट भी है उसमें कि वो प्रोब नया आना था, तो सीएमओ सर को लिख के दिया था, उन्होंने प्रोब ऑर्डर किया था और आज प्रोब आ गया है, नया प्रोब आ गया है। इसमें क्लियर पिक्चर है और अब से पहले की तरह ही डेली अल्ट्रासाउंड होंगे। राजधानी देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि स्मार्ट सड़कों को छोड़कर हमारे सभी कार्य लगभग अंतिम चरण में हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जो कार्य अभी जारी है उन पर भी तेजी से काम चल रहा है, जिससे कि स्मार्ट सिटी बनकर तैयार हो जाए और स्मार्ट सिटी का लाभ लोग उठा पाएं। जैसे पहले से ही डिटेल्स सभी के साथ साझा कर रखी है। ऑलमोस्ट हमारे सारे काम फिनिशिंग स्टेज पे हैं, स्मार्ट रोड को छोड़ के, और जो हमारे सीवरेज के और ड्रेनेज के काम थे। इसके अलावा जो हमारा ग्रीन बिल्डिंग का काम है उसमें भी अब एक्सकवेशन का काम शुरू होने जा रहा है, और वहाँ से शिफ्टिंग होना था यूटीसी का वर्कशॉप, वो शिफ्ट हो गया है। कुछ पोर्शन रहेगी। हमारे यहाँ तो एक ही ग्रीन बिल्डिंग है जिसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी टेंडर कर रखा था और उसकी कार्रवाई शुरू होनी है। लैंड का इशू था जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया, लेकिन अब लैंड हमें उपलब्ध हो गई। कोटद्वार क्षेत्र के घमंडपुर इलाके में सरकारी शराब की दुकान खुलने को लेकर स्थानीय जनता का विरोध शुरू हो गया है, जिसके संबंध में आज स्थानीय जनता ने स्थानीय विधायक को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में कहा कि शराब की सरकारी दुकान आवासीय क्षेत्र में खोली जा रही है, जहां दुकान से 50 मीटर की दूरी पर 2 क्लिनिक, 150 मीटर के दायरे में 2 बैंक, एक सार्वजनिक पुस्तकालय और 2 पौराणिक धार्मिक मंदिर स्थित है। इससे युवाओं व छोटे छोटे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, जिसका क्षेत्रीय जनता पूर्ण विरोध करती है। इसके साथ ही मांग की गई है कि शराब के ठेके को अन्य जगह खोला जाए। देखिए, ऐसा है, शराब की दुकान जो खोल रही है उसके खिलाफ यहाँ पर महिलाएं खड़ी हैं। महिलाओं के लिए परेशानी की बात तो होती है, जब एक नया ठेका खुलता है दिक्कत की बात अवश्य होती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर यहाँ पर कोई परमिशन दी गई है तो निगम के माध्यम से दी गई है परमिशन, हमने तो दी नहीं है, सरकार ने दी नहीं है। तो जो परमिशन दी है, यही सलाह मैंने सभी लोगों को भी दी है कि आप जाकर एक बार निगम में भी इस बात को कहिए कि एनओसी यहाँ पर आपने रिहायशी इलाके में एनओसी कैसे दे दी, पता करें। और मैं इस पर बात करूंगी, डीएम से पता करूंगी कि क्या है इसका मामला। लोहाघाट पिथौरागढ़ एनएच में एनएच विभाग की ओर से घटिया गुणवत्ता का हॉट मिक्स किए जाने पर लोगों ने गहरी नाराजगी जताई। व्यापारियों व लोगों ने एनएच विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं हॉट मिक्स के हाथ से उखड़ने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पिथौरागढ़ मार्ग में अंग्रेजी शराब की दुकान के पास लोगों ने एनएच के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि करीब 2 साल के बाद एनएच ने सड़कों पर हॉट मिक्स किया, लेकिन कई जगह हॉट मिक्स की गुणवत्ता सही न होने पर उखड़ रहा है। लोगों ने कहा कि हॉट मिक्स की मोटाई भी कई जगह कम है। उन्होंने एनएच से दोबारा हॉट मिक्स करने की मांग उठाई। समस्त व्यापारी काफी परेशान थे, जिसको लेकर हमने एनएच का घेराव भी किया था और उनको चेतावनी दी थी कि तुरंत डामरीकरण कर दिया जाए, और उनने डामरीकरण किया और लिपापोती कर दी। न इन्होंने धूल उड़ाई और मिट्टी में ही डामर डाली गई, और न इनका कंप्रेसर चालू था, खाली लोलर में से दबा करके ये छोड़ के गए हैं, और जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं और जगह जगह डामर उखड़ने लग गया है। एक ही दिन में ये हाल है, तो ये सालों तक क्या स्थिति रहेगी। अभी एक्शन से बात की एनएच विभाग के, तो कहता है कि 2 दिन के अंदर सही कर देंगे। तो अभी हमारे पूर्व वरिष्ठ हमारे सुप्रींटेंडेंट सतीश पांडे जी ने भी वार्ता की, तो इनको काफ़ी इस बारे में जानकारी है। ये विभाग की सरासर गंभीर लापरवाही है। बिना सफाई किए हुए इनके द्वारा डामर किया जा रहा है, उसके बाद भी वाइब्रेटर रोलर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, कॉम्पैक्शन हो नहीं रहा है, अंदर वर्ड्स बन गए इसमें। और ये डामर अभी मैंने पेचकस से ही पेचकस से इसकी थिकनेस भी चेक की और उसको उखाड़ा तो पेचकस से निकल रहा है। तो उसके बाद अगर इसका आने वाले अगर एक बरसात अगर हो जाएगी तो ये बरसात को भी ये डामर नहीं झेल पाएगा, और जगह जगह पानी की निकासी कहीं पर भी नहीं, जगह जगह ये पानी का स्टोरेज होगा। और डामरीकरण पीछे आगे आगे करते ले जा रहे, पीछे से टूटते आ रहा। अभी मोटर स्टेशन में डामर की कार्य प्रणाली काफी संदिग्ध है, बार बार निवेदन के बाद भी जनता की भावना के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। सरकार की जो मंशा है सड़कों को सुस्त व्यवस्थित करना, जनता के लिए समर्पित करना, अधिकारी लोग जो है सरकार की मंशा को
दे रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2022 का अंतिम चरण परिणाम शुक्रवार देर शाम को घोषित कर दिया। इसमें उत्तराखंड की आकांक्षा गुप्ता ने भी टॉप 10 में जगह बनाई है। आकांक्षा चौथे स्थान पर रही। 383 पदों के लिए हुई परीक्षा में 364 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया। वहीं अब आकांक्षा का चयन उत्तर प्रदेश के डिप्टी कलेक्टर की पोस्टल के लिए हुआ है। यूपीपीएससी टॉपर बनते ही आकांक्षा के घर पर बधाई देने पहुंचने वालों का तांता लग गया। खुशी है मुझे। अभी तक तो वो फीलिंग सिंक ही नहीं हुई है, बस सरियल ऐसा कुछ लग रहा है। अब धीरे धीरे थोड़ा विश्वास होना स्टार्ट हुआ है। जब तो मैंने नाम देखा था तब तो मुझे लग भी नहीं रहा था कि ये मेरा ही है। मैं तो अपना रोल नंबर चेक करने चली गई थी कि मैं अपना रोल नंबर लेके आती हूँ। तो रैंक 4 यूपी में तो बिल्कुल एक ड्रीम कम ट्रू जैसा है मेरे लिए। और किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे? जी, मैं फैमिली को अपनी को श्रेय देना चाहूँगी इसका। मैं यूपी गवर्नमेंट को देना चाहूँगी इसका श्रेय कि उन्होंने करप्शन फ्री तरीके से इसको कंडक्ट कराया एग्ज़ाम को, और वो भी रिकॉर्ड टाइम के अंदर। यूपीएससी से भी पहले उन्होंने ये साइकिल कंप्लीट किया। और यूपी पीसीएस कमीशन को मैं बिल्कुल इसका श्रेय देना चाहूँगी फॉर मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी, जितना हमने ऑब्जर्व किया है पूरे प्रोसेस के अंदर। कोटद्वार क्षेत्र के घमंडपुरा इलाके में सरकारी शराब की दुकान खुलने को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध शुरू हो गया है, जिसके संबंध में आज स्थानीय जनता ने स्थानीय विधायक को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में कहा कि शराब की सरकारी दुकान आवासीय क्षेत्र में खोली जा रही है, जहां दुकान से 50 मीटर की दूरी पर 2 क्लिनिक, 150 मीटर के दायरे पर 2 बैंक, एक सार्वजनिक पुस्तकालय और 2 पौराणिक धार्मिक मंदिर स्थित है। इससे युवाओं व छोटे बच्चों पर एक बुरा असर पड़ेगा, जिसका क्षेत्रीय जनता पूर्ण रूप से विरोध करती है। इसके साथ ही मांग की गई है कि शराब के ठेके को अन्य जगह खोला जाए। तो चलिए जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून के आईआरडीटी ऑडिटोरियम में बीजेपी महानगर द्वारा विचार यात्रा गोष्ठी का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित बीजेपी के कई सांसद और विधायक रहे मौजूद। फर्जी बीएमएस डॉक्टर मामले में पुलिस ने कोर्ट में पेश की चार्जशीट। 500 पन्नों की चार्जशीट में सभी 19 आरोपियों पर अलग अलग चार्ज और कई फर्जी डिग्री वाले डॉक्टर रडार पर। राजधानी देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों का भी सभी कार्य लगभग अंतिम चरण में। जिलाधिकारी ने दिया आश्वासन, जल्द बनकर तैयार होगी स्मार्ट सिटी, लोग उठा पाएंगे लाभ। कुमाऊं की सबसे बड़ी जेल हल्द्वानी जेल में 44 कैदी मिले एचआईवी पॉजिटिव। एक महिला कैदी भी पॉजिटिव। अधिकतर कैदी ड्रग एडिक्ट। एचआईवी मरीजों के लिए बनाया गया एआरटी सेंटर। कोटद्वार में आवासीय इलाकों में शराब की दुकान खोलने का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। विधायक को ज्ञापन सौंपकर ठेके को अन्य जगह खोलने की मांग। इसी के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।